हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे को कवर करेंगे। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले पेश किया जाता है। तो इसमें बेसिकली पिछला जो पूरा साल गया है उसकी ग्रोथ रेट क्या क्या रही है और आगे का एस्टिमेशन क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, एनुअल रिपोर्ट होती है इकोनॉमिक सर्वे, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट की जाती है बिफोर द यूनियन बजट टू असेस द इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन। इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इकोनॉमिक डिवीजन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है अंडर द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स सुपरविजन। इट इज़ टेबल्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है असेस करता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को, हाईलाइट्स सेक्टोरल डेवलपमेंट्स, आउटलाइंस चैलेंजेस एंड प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक आउटलुक फॉर द कमिंग ईयर। कि पिछला पूरा साल कैसे रहा, क्या क्या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रही और साथ में आने वाले साल में क्या क्या हम चैलेंजेस फेस करेंगे और क्या क्या हमारा एस्टिमेशन रहने वाला है। इकोनॉमिक सर्वे पहली बार प्रेजेंट किया गया था 1950-51 में एज पार्ट ऑफ द बजट एंड बिकेम अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द यूनियन बजट इन 1964। बजट से एक दिन पहले इसे पार्लियामेंट में रखा जाता है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम द सर्वे वॉज प्रेजेंटेड इन जस्ट वन वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन 2010-11 से लेकर 2020-21 इन 10 सालों के बीच में 2 वॉल्यूम्स में इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया जाने लगा। फिर 2022 में हम देखते हैं तो वापस से सिंगल वॉल्यूम फॉर्मेट वापस आ गया है। इवन दो इट कम्स जस्ट अ डे बिफोर द बजट, द असेसमेंट एंड रिकमेंडेशंस कैरीड इन द सर्वे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द बजट। इंडियन इकॉनमी को एनालिसिस करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए ऑफिशियल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इसका ऑब्जर्वेशन और डिटेल। यहाँ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंडर में ये इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर किया जाता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हायरार्की में देखें तो सेक्रेटरी के रैंक के बराबर होता है, जो कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक मैटर्स पर एडवाइस करता है। ही स्क्रिप्ट्स द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया विच इज़ प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। और प्रेजेंटली करंटली हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको टेबल किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे को। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने ये रखा है यूनियन बजट से एक दिन पहले। अब ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे कहता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें बोली गई हैं। तो ये प्रायोरिटाइज करता है डीरेगुलेशन को एज द ड्राइविंग फोर्स फॉर इंडियाज़ डोमेस्टिक ग्रोथ एंड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शिफ्ट। अभी हमने देखा पिछले साल में पूरे में इलेक्शंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बहुत इलेक्शंस हुए हैं, बहुत सारे नए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये सब अपॉइंट हुए हैं। तो मेजर डेमोक्रेसीज़ में जो इलेक्शन हुए हैं इनका बहुत इम्पैक्ट देखा गया है। यूरोप में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, चाइना का इकोनॉमिक स्लो डाउन हमने देखा और साथ में यूएस डॉलर का उसको और स्ट्रांग होते हुए देखा है। ग्लोबल ट्रेड ये बहुत मात्रा में कम हुआ है, स्लो डाउन हुआ है। द सर्वे एम्फसाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक ग्रोथ ड्राइवर्स। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर देखें, अगर हम ग्लोबली अगर देखें तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, है ना। तो इसीलिए डोमेस्टिक ग्रोथ पर ध्यान देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोमेस्टिक ग्रोथ ड्राइवर्स को इंपॉर्टेंस देना ये बहुत ज़रूरी है। बैलेंस्ड अप्रोच टू एनर्जी ट्रांजिशन, प्रोमोटिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, द नीड ऑफ स्किलिंग एंड एजुकेशन टू लेवरेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाइक AI। अब की हाइलाइट्स कुछ देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के। सबसे पहले स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में देखिए IMF ने प्रोजेक्ट किया है ग्लोबल ग्रोथ को 3.2% 2024 में। फिर 2025 में 3.3% कर दिया है, मतलब थोड़ी बढ़ेगी ग्लोबल ग्रोथ जो है, थोड़ी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। विद मैन्युफैक्चरिंग स्लोइंग ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस वाइल सर्विसेज रिमेन स्ट्रॉन्ग। इन्फ्लेशन की बात की जाए तो IMF के द्वारा बोला गया है कि ये थोड़ी सी कम होगी ग्लोबली। सर्विस इन्फ्लेशन ये परसिस्टेंट रहेगी, लीडिंग टू डाइवर्जेंट मॉनेटरी पॉलिसीज अक्रॉस सेंट्रल बैंक्स। फिर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ की बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, इनकी वजह से ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और इन्फ्लेशन इन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। फिर स्वेज कनाल डिसरप्शन की वजह से रीरूट करना पड़ा बहुत सी शिप्स को वाया द केप ऑफ गुड होप, इंक्रीजिंग फ्रीट कॉस्ट एंड डिलीवरी टाइम्स, ठीक है। डिलीवरी टाइम्स उसकी वजह से डिलीवरी टाइम भी बढ़ा है और फ्रीट कॉस्ट जो है वो भी बढ़ा है स्वेज कनाल डिसरप्शन के कारण। इंडिया की इकॉनमी की बात करें तो इंडिया की GDP फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.3 से 6.8% के बीच रहेगी, विद रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड एस्टिमेटेड एट 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 25। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो एग्रीकल्चर में 3.8% ग्रोथ होगा फाइनेंशियल ईयर 25 में, ड्रिवन बाय रिकॉर्ड खरीफ प्रोडक्शन एंड स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में 6.2% की ग्रोथ होगी फाइनेंशियल ईयर 25 में, विद मैन्युफैक्चरिंग स्लोइंग ड्यू टू वीक ग्लोबल डिमांड।
अब ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ ग्रीन में जो है ये फाइनेंशियल ईयर 25 की ग्रोथ है, और ये येलो में दिखाई गई है एवरेज ग्रोथ ओवर फाइनेंशियल ईयर 15 एंड फाइनेंशियल ईयर 24, 2021-22 को हटाकर। तो देखिए 2025 में फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़ती हुई एग्रीकल्चर में बढ़ता हुआ दिख रहा है, इंडस्ट्री में भी जीवीए बढ़ता दिख रहा है, सर्विसेज में ये स्लो डाउन हो रहा है, ओवरऑल जीवीए थोड़ा सा कम है और ओवरऑल जीडीपी भी थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट सर्विसेज देखें, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और 7.2% इसकी ग्रोथ रेट रहेगी फाइनेंशियल ईयर 25 में, लेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड हॉस्पिटैलिटी। एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो ओवरऑल एक्सपोर्ट ये बढ़ेगा 6% इन द फर्स्ट 9 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25, सर्विसेज सेक्टर बाय 11.6% ड्यूरिंग द सेम टाइम। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ये बढ़ेगा 1.6%, वाइल इम्पोर्ट्स रोज 5.2%, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा। अब देखिए एक्सपोर्ट जो है 1.6% बढ़ रहा है और इम्पोर्ट ये 5.2%, मतलब ज़्यादा मंगा रहे हैं कम बेच रहे हैं, तो उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा। इंडिया रिमेन्ड द टॉप ग्लोबल रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज, हेल्पिंग कंटेन द करंट अकाउंट डेफिसिट एट 1.2% ऑफ जीडीपी। अब यहाँ पर कुछ सेक्टर दिखाए गए हैं, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो ये हमें लगातार बढ़ता हुआ या लगातार घटता हुआ नहीं दिखा है, इसमें उतार चढ़ाव रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखें नेक्स्ट फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये लगातार कम हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए 2021-22 में 9.7% थी, फिर 2024-25 में 6.4% और अभी 2025-26 के लिए एस्टिमेशन है 6.3 से 6.8% के बीच में। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इसमें लगातार बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो अभी 2022-23 में 5.2 था और 2023-24 में 5.9 था। चलिए अब नेक्स्ट मॉनेटरी एंड फिस्कल सेक्टर डेवलपमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक ये कम हुए हैं टू अ 12-year लो ऑफ 2.6% इन 2024 विद नेट एनपीएस एट 0.6%। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं बैंक के जो कि जैसे मान लीजिए लोन लिया है, किसी ने वापस नहीं किया है वो लोन टाइम से, तो अब क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो बैंक को। तो एनपीएस जितने कम होंगे उतना ही बैंक अच्छा परफॉर्म करेंगे, है ना। तो ग्रॉस एनपीए 2.6% रहा 2024 में, नेट एनपीए 0.6% था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये 2021 में 53.9 था, 2024 में बढ़कर ये 64.2 हो गया है, सपोर्टेड बाय रीजनल रूरल बैंक्स। रेपो रेट 6.5% मेंटेन करके रखा हुआ है आरबीआई ने, वाइल रिड्यूसिंग द सीआरआर टू 4%, इंजेक्टिंग 1.16 लाख करोड़ रुपीज़ इनटू द सिस्टम। मनी मल्टीप्लायर ये बढ़ा है 5.7, रिफ्लेक्टिंग इंक्रीज्ड लिक्विडिटी। कैपिटल मार्केट्स मोबिलाइज्ड 11.1 लाख करोड़ रुपीज़ इन प्राइमरी मार्केट्स। अप्रैल से दिसंबर का डेटा है 2024 का, 5% इंक्रीज ओवर फाइनेंशियल ईयर 24। फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आईपीओ की बात करें तो ये ट्रिपल हुआ है, इन आईपीओ ट्रिपल्ड देयर फंड रेजिंग टू 1.53 लाख करोड़ रुपीज़। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यानी कि नाबफिड एंड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फाइनेंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद नाबफिड सैंक्शनिंग 1.3 लाख करोड़ रुपीज़ इन लोन्स। ये वही चीज़ें जो पीछे हमने स्लाइड में देखी है। नेक्स्ट देखिए एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं। इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर जो है रिजिलियंट रहा है। टोटल एक्सपोर्ट जिसमें मर्चेंडाइज और सर्विसेज दोनों को शामिल करते हैं 6% बढ़ा है, रीचिंग $602.6 बिलियन। इम्पोर्ट्स भी बढ़े हैं 6.9% टू $682.2 बिलियन, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। Global trade faced challenges due to rising trade policy uncertainty and disruption in key shipping routes such as the Red Sea and Panama Canal drought, leading to higher cost and longer delivery times. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो ये फ्लक्चुएट हुआ है ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, लेकिन इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वजह से ओवरऑल इनफ्लो पॉजिटिव रहा है। रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो ये दिसंबर 2024 में $640.3 बिलियन था, कवरिंग 90% ऑफ एक्सटर्नल डेट, इंश्योरिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स। नाउ नेक्स्ट प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। ग्लोबल इन्फ्लेशन ट्रेंड की बात करें तो इन्फ्लेशन जो है 8.7% रहा है 2022 में, ड्रिवन बाय सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, लेकिन 2024 में बात करें 22 की तुलना में तो ये कम होकर 5.7% हुआ है ड्यू टू मॉनेटरी टाइटनिंग। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ट्रेंड की बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन ये 5.4%
फाइनेंशियल ईयर 24 में था और 4.9% 2025 में। बट फूड इन्फ्लेशन ये बढ़ा है 7.5% से 8.4% हो गया है। Supply chain issues and weather disruptions kept consumer price index volatility high. Core inflation hit a 10-year low with declining service and fuel price inflation. फिर RBI के द्वारा इन्फ्लेशन जो है रिवाइज किया गया है 4.5% से 4.8% किया गया, एक्सपेक्टिंग 4.2% इन फाइनेंशियल ईयर 26। वाइल द IMF इसका फोरकास्ट देखें तो 4.4% फाइनेंशियल ईयर 25 में और 4.1% फाइनेंशियल ईयर 26 में, अज्यूमिंग स्टेबल कंडीशंस। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हुआ है 2023-24 में 3.2% हुआ है विद इम्प्रूव्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड वर्कर टू पॉपुलेशन रेशो। अब नेक्स्ट यहाँ मीडियम टर्म आउटलुक देखते हैं तो IMF ने इंडिया के लिए एस्टिमेट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा और फाइनेंशियल ईयर 30 तक $6.3 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगा विद अ नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट ऑफ 10.2%। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 30 के बीच में इतना भारत का रहेगा। टू रीच इट्स विकसित भारत 2047 गोल, इंडिया मस्ट ग्रो एट 8% एनुअली फॉर द नेक्स्ट 2 decades। सप्लाई चेन रिस्क ड्यू टू चाइनाज डोमिनेंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी ट्रांजिशन। IMF ने इंडिया की रियल GDP ग्रोथ ये फॉरकास्ट की है 6.5% एनुअली फाइनेंशियल ईयर 26 से 30 तक विद द CAD एक्सपेक्टेड टू CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपेक्टेड to rise to 2.2% of GDP by financial year 30. Rupee is projected to depreciate mildly at 0.5% per year, indicating improved economic stability compared to previous decades. Now next investment and infrastructure की बात करें तो capex growing at 38.8% compounded annual growth rate financial year 2020 से 24 तक की रही है। कई सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं इंक्लूडिंग द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एंड नेशनल मनीटाइजेशन पाइपलाइन। डेवलपमेंट्स की बात करें तो रेलवे कनेक्टिविटी, रेलवे नेटवर्क की 2031 किलोमीटर रही है, 17 नए वंदे भारत ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन 6215 किलोमीटर रहा है भारतमाला के तहत। 619 उड़ान एयर रूट्स इनको डेवलप किया गया है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत। पोर्ट कैपेसिटी ये सागरमाला के तहत डेवलप की गई है विद द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट लाइक वधावन मेगा पोर्ट। फिर पावर कैपेसिटी 456.7 गीगावाट इंस्टॉल की गई है। 5G कवर 779 डिस्ट्रिक्ट एंड भारत नेट एक्सपेंडेड फाइबर टू 2.14 लाख ग्राम पंचायत। रूरल अर्बन डेवलपमेंट की बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना के ज़रिए 1.18 करोड़ हाउसेस को सैंक्शन किया गया है और जल जीवन मिशन जो है 15.3 करोड़ हाउस होल्ड तक पहुंचा है। मतलब टोटल देखें तो 79.1% ऑफ इंडिया जल जीवन मिशन के तहत कवर है। 18,374 गाँवों को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। 2.9 करोड़ हाउस होल्ड्स को कनेक्ट किया गया अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एंड सौभाग्य योजना। इंडिया ऑपरेट्स 56 एक्टिव स्पेस एसेट्स विद स्पेस विजन 2047 टारगेटिंग मिशंस लाइक गगनयान एंड चंद्रयान 4। फिर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ये फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.2% की रेट से ग्रो होने के लिए एक्सपेक्ट किया गया है। गवर्नमेंट प्रमोटिंग स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री 4.0 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ समर्थ उद्योग सेंटर्स। की सेक्टर्स ग्रोथ विद स्टील प्रोडक्शन अप 3.3%। इलेक्ट्रॉनिक्स का देखें तो 9.52 लाख करोड़ रुपीज़ ये पहुंचा है विद 99% ऑफ स्मार्टफोन्स मेड डोमेस्टिकली ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। MSME सेक्टर में देखें तो 23.24 करोड़ लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देता है विद 2.39 करोड़ बिजनेसेस फॉर्मलाइज्ड अंडर उद्यम असिस्ट। गवर्नमेंट लॉन्च्ड द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड टू प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग टू MSMEs। सर्विसेज में देखें तो इंडिया का सर्विस सेक्टर टोटल GVA जो हमारा है फाइनेंशियल ईयर 25 में GVA का 55% ये कंट्रीब्यूट करता है और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भारत 7th नंबर पर है ग्लोबली भारत का शेयर 4.3% का है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में। इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज 12.8% बढ़ी हैं, इंक्रीजिंग देयर GVA शेयर फ्रॉम 6.3% टू 10.9%। रेलवे पैसेंजर ट्रैफिक ये बढ़ा है 8%। टूरिज्म रीबाउंडेड कंट्रीब्यूटिंग 5% टू GDP। टेलीकॉम सेक्टर with 1.18 billion subscribers leads in global mobile data consumption। अब यहाँ पर कुछ चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ और वे फॉरवर्ड भी देखें।
सर्विसेज के लिए क्या क्या हैं, तो नए चैलेंजेस क्या हैं। ट्रेडिशनल अप्रेंटिसशिप मॉडल फेसेस चैलेंजेस ऑफ इनएडिक्वेट डायरेक्ट सुपरविजन, लैंग्वेज बैरियर्स, इंफॉर्मेशन गैप एंड डिफरेंसेस इन रेगुलेटरी प्रोविजंस अक्रॉस कंट्रीज। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो सर्विसिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी है इसमें, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एम्बेडेड सर्विसेज, अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड एआई इन सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये हम देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा आजकल। इन कैशिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन सर्विसेज। वे फॉरवर्ड इसका क्या हो सकता है, तो पॉलिसी सपोर्ट के जरिए इस सेक्टर में ग्रोथ की कोशिश की जा रही है। अप्रोप्रिएट स्किलिंग टू reap benefits of digital revolution, reform grassroots level procedures and regulations that hinder growth. Now next एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट की बात यहाँ पर करें तो कंट्री की जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 16% जो है ये सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2024 में 1647 लाख मीट्रिक टन रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 89.37 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा था। एमएसपी ऑन अरहर एंड बाजरा ये 59% और 77% बढ़ा है टू इंश्योर फार्मर प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब अरहर में 59%, बाजरा में 77%। 55% ऑफ इंडियाज़ नेट सोन एरिया इज इरीगेटेड। किसान क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो 7.75 करोड़ अकाउंट्स इसके तहत खोले गए हैं। नो नेक्स्ट एग्रीकल्चर के अंदर है पीएम फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, 4 करोड़ फार्मर्स इसमें एनरोल हुए हैं। ई नैम प्लेटफॉर्म, इसको लिंक किया गया है 1.78 करोड़ फार्मर्स के साथ में, 2.62 लाख ट्रेडर्स के साथ में फॉर बेटर प्राइस डिस्कवरी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके ज़रिए 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए गए हैं। फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट्स $46.44 बिलियन पहुँचे हैं विद 23.4% शेयर इन एग्री फूड एक्सपोर्ट्स। इंडिया का जो भी टोटल एक्सपोर्ट होता है उसमें एग्री फूड एक्सपोर्ट 11.7% है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट और एनवायरनमेंट। क्लाइमेट अडेप्टेशन स्पेंडिंग जो है ये बढ़ी है, मतलब इस पे जो हम खर्चा करते हैं क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए वो जीडीपी का 3.7% से बढ़ाकर 5.6% तक आ गया है। फिर लाइफ इनिशिएटिव हमने देखा था, ये शुरू किया गया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी एंड एमिशन की बात करें तो 46.8% ऑफ इंडियाज़ पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से आती है। कितनी आती है, 46.8%, और हमारा 2030 तक का टारगेट है 50% तक करना, तो हम बहुत ही करीब हैं इसके, 2030 से पहले भी पूरा हो सकता है। फॉरेस्ट कार्बन सिंक ये बढ़ा है, 2.29 बिलियन टन CO2 हुआ है 2005 से 2023 में हम देखें तो। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP29, इसके बारे में बोला गया है कि क्लाइमेट फंड को एडिक्वेट क्लाइमेट फंड को सिक्योर करने में ये फेल रहा है। मतलब COP29 में जो भी चीज़ें बोली गई होंगी ना कि हम फंड बनाएंगे, इतना इतना पैसा उसमें रहेगा, तो वो फंड मेंटेन करने में कामयाब नहीं रहे हैं कंट्रीज़। इंडिया ने 20,000 करोड़ डॉलर ये इशू किए हैं इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इन फाइनेंशियल ईयर 24 टू फंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स। फिर मिष्टी इनिशिएटिव है मैनग्रोव के लिए, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसके तहत जो भी 13 स्टेट्स और यूटीज़ हैं जहाँ पर मैनग्रोव्स हमें देखने को मिलता है, उसको रीस्टोर करना और उसको कंजर्व करना इसका उद्देश्य है, इसलिए शुरू किया गया था इनिशिएटिव एनवायरनमेंट के लिए। फिर अमृत 2.0, इसके तहत 3078 वाटर बॉडी रिजुविनेशन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया है। पीएम सूर्य घर की बात करें, 7 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जा चुके हैं और गोल है 1 करोड़ हाउस होल्ड में रूफटॉप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करना। 7 लाख हो चुका है। कोल रिमेन्स इंडियाज़ प्राइमरी एनर्जी सोर्स, 65,290 मेगावाट्स कोल का इस्तेमाल हम करते हैं, इतने कोल का। फिर न्यूक्लियर, हाइड्रोजन एंड बायो एनर्जी प्रोग्राम्स एक्सपेंडिंग फॉर अ बैलेंस्ड ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये सारे हम चीज़ें कर रहे हैं क्लाइमेट के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट सोशल सेक्टर देखते हैं। इंडिया का सोशल सेक्टर जो है इसमें स्पेंडिंग 15% बढ़ गई है। गिनी कोएफिशिएंट क्या है ये एक ऐसा मेजर है जिसमें इनकम इक्वालिटी और पॉपुलेशन दोनों का रेशो देखा जाता है। ठीक है, दोनों में कितना बैलेंस्ड अप्रोच है और कितना इम्बैलेंस है। तो रूरल एरियाज़ के लिए ये कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। एजुकेशन स्पेंडिंग ये 12% बढ़ी है। ड्रॉप आउट रेट 1.9% कम हुआ है। फिर हायर एजुकेशन इनरोलमेंट देखें तो ये 26.5% हुआ है, मतलब बढ़ा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो भारत में 28.4% है। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो इसके तहत मेडिकल एक्सपेंसेस में 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। हेल्थ फॉर ऑल के तहत क्या क्या बताया गया है सर्वे में कि भारत में 14,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज हो चुका है। 93.5% नेशनली हमने इम्यूनाइजेशन कवरेज कर लिया है।
जन आरोग्य योजना में 36.36 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स इशू किए जा चुके हैं। आभा आईडीज़ क्रिएट की जा चुकी हैं इतने करोड़। फिर ये सारी चीज़ें, ई संजीवनी जो कि पेशेंट्स को सर्व कर रही है ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं हेल्थ के सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। वेलफेयर में बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जा रहा है। राशन कार्ड्स के जरिए 84% ऑफ हाउस होल्ड्स को कवर किया जा रहा है इसके तहत। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात की गई है। मिशन अमृत सरोवर, नेशनल हेल्थ मिशन रूरल, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इन सारी योजनाओं के तहत कितना कितना कंप्लीट कर चुके हैं टारगेट, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। बहुत डिटेल में इसमें जाना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। 6% था 2017-18 में, और अब 2023-24 में ये 3.2% हो गया है। विद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ये बढ़ा है, 60.1% हुआ है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये भी बढ़ा है, 58.4% है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और रेगुलर वेज जॉब्स ये 21.7%, जितनी थी उतनी ही है। फिर उसके बाद स्टार्टअप में देखिए तो 73,151 स्टार्टअप ऐसे हैं जहां पर विमेन डायरेक्टर्स हैं स्टार्टअप इंडिया के तहत। स्किल इंडिया मुद्रा योजना, इसके ज़रिए एंटरप्रेन्योरशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग को सपोर्ट किया गया है। जॉब क्रिएशन डिजिटल इकॉनमी में काफ़ी देखने को मिल रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन देखने को मिल रहा है। फिर एआई एरा में लेबर की बात अगर करें तो एआई रिप्रेजेंट्स बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क फॉर लेबर मार्केट्स। कोई भी नई टेक्नोलॉजी वो अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है, रिस्क भी लेकर आती है। 75 मिलियन ग्लोबल जॉब ये रिस्क पर है, आईएलओ के अकॉर्डिंग ये बोला गया। आईएलओ ने ये डेटा बताया है कि एआई का जिस तरह से चलन बढ़ रहा है उसके हिसाब से देखिए तो 75 मिलियन ग्लोबल जॉब्स खतरे में हैं एंड 300 मिलियन फुल टाइम रोल्स एक्सपोज्ड। इंडियाज एआई मार्केट इज सेट टू ग्रो एट 25 to 35% बाय 2027। नासकॉम के अकॉर्डिंग ये डेटा बताया गया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। हु प्रेजेंट्स द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, कौन प्रेजेंट करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, और इस समय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। हर साल पार्लियामेंट में रखा जाता है इकोनॉमिक सर्वे एनुअल बजट से एक दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इकोनॉमिक सर्वे यूजुअली रिलीज्ड, कब यूजुअली रिलीज़ किया जाता है? अ डे बिफोर यूनियन बजट, यूनियन बजट से एक दिन पहले, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द इकोनॉमिक सर्वे प्राइमरीली फोकस ऑन? ये प्राइमरीली मुख्य रूप से फोकस करता है इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और आउटलुक पर। पास्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या रही उसको रिव्यू करता है, और साथ में फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या क्या हो सकती हैं, किस तरह से और बेटर कर सकते हैं, इसको सजेस्ट करता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द इकोनॉमिक सर्वे? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करता है, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ये इसको हेड करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इन द इकोनॉमिक सर्वे? इनका रोल क्या है? टू ड्राफ्ट एंड प्रेजेंट द सर्वे, ठीक है। सर्वे का ड्राफ्ट ये तैयार करते हैं, जो भी प्रिपरेशन होती है उसको लीड करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट इन द इकोनॉमिक सर्वे 2025? तो इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि भारत का अब जो अनुमान लगाया गया है, अनुमानित जीडीपी बताई गई है 6 से लेकर 7%, ठीक है। 6 से 7% के बीच भारत की जीडीपी रहेगी 2025 में। विच इंटरनेशनल बॉडीज़ डेटा इज़ ऑफन रेफरेंस्ड इन द सर्वे? सर्वे में आईएमएफ का डेटा रेफरेंस किया जाता है आमतौर पर, ठीक है। आईएमएफ का डेटा यूज़ किया जाता है सर्वे में। वाई इज़ द इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है, ये गवर्नमेंट के डिसीजंस को गाइड करता है, और ये इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताया गया ना कौन सा एरिया ऐसा है, कौन सा सेक्टर ऐसा है जो बूम कर रहा है, कौन सा ऐसा है जो डिक्लाइन में जा रहा है। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी हो जाती है थोड़ी कि उनको किस में इन्वेस्ट करना है, कौन सा आने वाले समय में एरिया है जहाँ पर वो काम करके ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और पब्लिक के लिए भी सर्वे इम्पॉर्टेंट है। विच चैप्टर इन द इकोनॉमिक सर्वे फोकसेज ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? ये है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। देखा था ना हमने, ये चैप्टर है जो कि एग्रीकल्चर, रूरल इनकम और फूड सिक्योरिटी पर जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको एनालाइज करता है। और इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।